जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसीलिए आज थोड़ी वीडियो लेट हो रही है, बट इट्स फाइन, राइट। तो आज हम 14 अगस्त 2024 के विजन एस न्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हमारी जो न्यूज़ है वो है यूएनएससी को रिलेटेड। इस पीडीएफ को अगर आपको लेना है तो विजन एस वेबसाइट से ले सकते हैं, या फिर अपनी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके हाईलाइटेड पीडीएफ भी ले सकते हैं। ओके, सबसे पहले हमारी न्यूज़ है यूएनएससी को रिलेटेड। सबसे पहले वही देख लेते हैं कि यूएनएससी क्या है। तो देखो, जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई, वर्ल्ड वॉर 2, उसके बाद सारे देशों ने मिलकर एक बॉडी बनाई, यूनाइटेड नेशंस। उस यूनाइटेड नेशंस के अंदर 6 प्रिंसिपल बॉडीज़ है। एक है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी। फिर यूएन सेक्रेटेरिएट, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड जनरल असेंबली। इसमें से जो मेन बॉडी है वो है सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके अंदर टोटल 15 मेंबर है। 15 में से 5 जो है वो परमानेंट है, और जो 10 है वो नॉन परमानेंट है। अभी ये जो 5 परमानेंट मेंबर है, इनके पास दिया रखा है वीटो पावर। मतलब कोई भी डिसीजन लेते हैं, अगर इन 5 में से कोई भी एक मेंबर है वो मना कर दे कि नहीं भाई मैं इसके अगेंस्ट हूँ, तो वो डिसीजन इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो देखो, यूएन चार्टर से 1945 में ये बन गया है। 6 ऑर्गन है, हमने 6 ऑर्गन देख लिए। आपको ये याद ही रखने हैं 6 ऑर्गन। 15 मेंबर है, 15 में से 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट। और जो ये नॉन परमानेंट है वो देखो कैसे इलेक्ट होते हैं। तो हर 2 साल के लिए किसी नॉन परमानेंट मेंबर को इलेक्ट किया जाता है। 2 साल खत्म, फिर दूसरे मेंबर को इलेक्ट किया जाएगा। ओके, परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? तो यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना। देखो हुआ क्या था, ये 5 क्यों है वो भी थोड़ा जान लेते हैं। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया, ठीक है। ये साउथ अमेरिका हो गया, ये हो गया अफ्रीका, और यहाँ से ये यूरोप का हिस्सा हो जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया, ये इंडोनेशिया है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। ओके, ये वर्ल्ड हो गया, थोड़ा सा एकदम बेसिक। अभी यूएस आ गया, यहाँ से आ गया यूके, यहाँ रशिया और यहाँ चाइना। अभी हुआ था क्या कि 2 बार जो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, दोनों बार चालू हुआ था यूरोप से। तो सब देशों ने सोचा कि भाई यूरोप से 2 बार स्टार्ट हुआ है तो हो सकता है तीसरी बार भी यूरोप ही पॉसिबिलिटीज़ हो। इसीलिए ये लोगों ने यूरोप में ज़्यादा कंसंट्रेशन रखा। देखो, रशिया का भी कोई हिस्सा है, वो यूरोप का पार्ट है, तो रशिया इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ यूरोप। और यूके के साथ साथ इन लोगों ने, फ्रांस है यहाँ पे, फ्रांस को भी ऐड किया, ताकि क्या है, यूरोप के अंदर अगर कोई बवाल हो जाता है तो उसको कवर करने के लिए 2-3 कंट्रीज़ वहाँ पे हो। बाकी यूएस तो है ही है। और साउथ ईस्ट एशिया, एशिया में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था, और तब चाइना था राइजिंग पावर, इसलिए हमने चाइना को दे दिया। बट फिर भी आप सोचिए, ये पूरा का पूरा, मैं इक्वेटर यहाँ से ले लेता हूँ और थोड़ा नीचे है, समझ जाइएगा आप। तो देखिए, पूरा का पूरा जो भी रिप्रेजेंटेशन है वो पूरा का पूरा नॉर्थ में है, साउथ में कोई है ही नहीं। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये जो यूएनएससी है, यहाँ पे अंडर रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि साउथ अमेरिका से कोई भी कंट्री नहीं है, साउथ अफ्रीका से कोई भी कंट्री नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया से कोई भी कंट्री नहीं है, और इवन साउथ एशिया में से भी चाइना हमें है, बाकी कोई है ही नहीं। तो सोचिए, आधे वर्ल्ड को तो रिप्रेजेंटेशन दिया ही नहीं जा रहा है, और सिर्फ जो आधा वर्ल्ड है, नॉर्थ है, जो ग्लोबल नॉर्थ हम बोलते हैं, वही सब डिसीजन ले लेता है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, और इसमें भी वीटो पावर हो जाता है। समझ लीजिए, यूएसए, यूके, फ्रांस सब मिलकर कोई रिजोल्यूशन लाए हैं, बट चाइना उसे मना कर देगा कि नहीं भाई, वीटो, मैं साथ नहीं हूँ। तो कभी कोई पॉलिसी ज़्यादातर बन नहीं पाती है इफेक्टिव। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इसको रिफॉर्म करो। सबसे पहले तो जो ग्लोबल साउथ है उसको आप रिप्रेजेंटेशन दो, और साथ ही साथ ये जो वीटो पावर वाली सिस्टम है उसको भी और एक्सपांड करो, थोड़ा स्ट्रीमलाइन करो, कि क्योंकि ऐसे तो डिसीजन हो नहीं पाता है। ठीक है, यही पूरा आर्टिकल का सारांश है, मैंने आपको ऊपर से बता दिया। देख लीजिए, नीड क्यों है भाई रिफॉर्म करने की? तो रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया, राइट। और फिर देखो, यहाँ पे करेबियन भी लिखा है। करेबियन क्या है? तो ये जो कंट्री, एक सेकंड पेन बदल लेता हूँ। ये जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड है, ये है करेबियन। ठीक है, ये जो जमैका, वेस्ट इंडीज़ आपने सुना होगा, वो सब करेबियन का पार्ट है। तो उन लोगों को तो हिस्सा ही नहीं दिया गया है पूरे के पूरे साउथ में। फिर क्रेडिबिलिटी डिक्लाइन हो रही है। देखो, इवन रशिया के बीच में वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन के बीच में, तो क्या यूएनएससी वाले कोई भी कुछ कर पाए? नहीं। तो क्रेडिबिलिटी क्या बची भाई?
फिर डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाता है हमारा, क्योंकि जैसे मैंने बताया वीटो कर लेते हैं। इवन इंडिया ने कई बार रिजोल्यूशन दिया, इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर था वैसे भी, तब उन्होंने रिजोल्यूशन दिया कि कुछ कुछ टेररिस्ट थे उनको ग्लोबल टेररिस्ट बता दो, पर क्या करता है चाइना वीटो कर लेता है कि नहीं नहीं नहीं। अब सोचिए कि हमारे यहाँ पे जो 2008 में अटैक हुआ, फिर बालाकोट उरी वाला अटैक हुआ, तो उस टाइम पे भी जो अटैक हुए वहाँ के जो मास्टरमाइंड थे उनको हमने बोला कि भाई इन्हें ग्लोबल टेररिस्ट बता दो, पर चाइना उसको वीटो कर रहा है कि नहीं नहीं ये टेररिस्ट नहीं, ये तो अच्छे इंसान है। हाउ? तो इसीलिए ज़रूरत है कि भाई इसको रिफॉर्म किया जाए, और इंडिया के लिए तो है ही है डेफिनेटली, क्योंकि ग्लोबल इशू का बात है, हम ग्लोबल साउथ की वॉइस बन रहे हैं, तो इसलिए ये ज़रूरी है। तो ये नीड हो गई, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान से थोड़ा करना है। इवन अपना शायद ये PSR के 23 या 24 के क्वेश्चन पेपर में ये था ऑप्शनल के। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैलेंजेस क्या क्या है, रिफॉर्म करने में क्या दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहले तो UN चार्टर को अमेंड करना पड़ेगा, क्योंकि UN चार्टर से ये सारी बॉडी बनी हुई है। फिर जो G4 और L69 ग्रुप है, वो जो एक्सपेंशन की बात करता है उसको अपोजिशन आता है कॉफ़ी क्लब के द्वारा। तीनों समझ लेते हैं, तीनों क्या है भाई। तो G4 सबसे पहले, G4 में हमारा आता है, लेफ़्ट टू राइट देखते हैं, जापान आएगा, इंडिया आएगा, ब्राज़ील आएगा और जर्मनी आएगा, ठीक है। यहाँ पे देख ले तो देखो यहाँ पे जापान है, यहाँ पे ब्राज़ील, यहाँ पे जर्मनी और यहाँ पे इंडिया, आपको पता ही है। ये चार जो कंट्री है G4, GJIB कैसे भी आप इसको याद रख लीजिए, वैसे हो ही जाएगा। और फिर दूसरा ग्रुप है L69, ये लीस्ट डेवलप कंट्रीज का ग्रुप है। ये क्या बोलता है कि भाई कॉफ़ी क्लब जो है, ये बोलते हैं कि UNSC का रिफॉर्म करो, और जो कॉफ़ी क्लब है वो उसको अपोज करता है, क्योंकि कॉफ़ी क्लब कहता है कि भाई अगर एक्सपेंशन हो गया तो जो इसकी क्रेडिबिलिटी वो और कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज अगर पार्ट है तो इन्फ्लुएंस और कम हो जाएगा। और अब 5 मेंबर में इतना देर लग रहा है तो और मेंबर बढ़ेंगे तो और ज़्यादा देर लगेगा डिसीजन में, ठीक है। कॉफ़ी क्लब के मेंबर कौन कौन से हैं, तो जैसे इटली, नेदरलैंड, स्वीडन, कनाडा एट्सेट्रा, ये सारी यूरोपियन कंट्रीज़ है, तो उन्हें कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं है। फिर है इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन भी हमें करनी चाहिए, कि वो ज़्यादातर हो नहीं रहे हैं। ओके, ये बहुत ज़्यादा लंबा हो गया राइट, बट थोड़ा सा ज़रूरी था, और ऐसा हो तो हम थोड़ा और फास्ट करते हैं बाद में। देखो दूसरी न्यूज़ है कॉल प्रोडक्शन के रिलेटेड। इन्होंने क्या बोला है कि ग्लोबल माइनिंग ऑपरेटर होंगे, मतलब कि अभी हम माइनिंग सेक्टर उसको और थोड़ा सा ओपन करेंगे। चलिए कौन से एक्ट के अंदर ये आता है, तो DPIIT ने भाई 100% FDI अलाउड कर दिया है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। ऑटोमेटिक रूट के थ्रू मतलब विदाउट गवर्नमेंट परमिशन डायरेक्ट FDI आ सकता है। दूसरा होता है गवर्नमेंट रूट, एक होता है ऑटोमेटिक रूट। फिर है ये सब्जेक्ट प्रोविजन किसके एक्ट के अंदर होंगे, तो कॉल माइन एक्ट 2014 एंड MMDR एक्ट 1957। MMDR मतलब माइंस मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट। रोल क्या क्या है भाई जो हम ओपन कर रहे हैं अपनी को, माइनिंग डेवलपर कम ऑपरेटर। तो भाई टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, मॉडर्नाइज होगी माइनिंग प्रैक्टिसेस, जो हम रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट के इशू की बात करते हैं वो और अच्छा हो जाएगा, और कोऑर्डिनेशन आएगा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बॉडीज़ के अंदर। ओके, अभी देखो मैं थोड़ा सा बता दूँ पहले क्या है, कि देखो माइनिंग होती है ना कोई भी सेक्टर में, तो उधर ये सब इश्यूज़ हैं हमारे पास। हम माइनिंग देखो, ये फ़ोटो देख रहे हो, पुराने अपने हथियारों से कर रहे होते हैं, तो हमें और मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। फिर वहाँ पे जो एरियाज़ है वहाँ पे ट्राइबल ज़्यादातर होते हैं, तो उसको हमें दूसरी जगह पे शिफ्ट करना पड़ता है, तो वो भी इशू है। फिर एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिलती है जल्दी से, लैंड का एक्विजिशन नहीं मिलता है, तो इन सबको स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, और हम बोल रहे हैं कि भाई इसके थ्रू हम लेके आएंगे वो, ठीक है। अदर इनिशिएटिव क्या क्या है भाई, कि कॉल सेक्टर को और अच्छा करने के लिए क्या किया है हमने, तो कंपोजिट लाइसेंसिंग दे दी है हमने। अभी कंपोजिट लाइसेंसिंग क्या होता है, जैसे नाम है कंपोजिट, तो इस लाइसेंस में आपको बहुत सारे मल्टीपल लाइसेंसेस एक साथ मिल जाते हैं। जैसे एक्सप्लोर कीजिए, सरफेस अंडरग्राउंड माइनिंग कीजिए, कमोडिटी की माइनिंग कीजिए, मल्टीपल कमोडिटीज़ के सब एक साथ चल जाता है, ठीक है। तो कंपोजिट लाइसेंसिंग से फ़ायदा होगा डेफिनेटली। और ये किसके अंदर आता है, तो माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट। फिर कमर्शियल कोल माइनिंग के लिए भी हमने हाँ बोल दिए कि प्राइवेट प्लेयर आ जाइए अंदर, और अदर में हम कोल लॉजिस्टिक पॉलिसी एंड प्लान लेके आए हैं, और इन्वेस्टमेंट कोल गैसिफिकेशन लेके आए हैं, ठीक है। इन शॉर्ट कोल सेक्टर के लिए हमने ये किया है। काम का क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, बस जनरल टर्म याद रख लीजिए इतनी सी, ये 3
कंपोजिट लाइसेंसिंग, कमर्शलाइजेशन ऑफ कोल माइनिंग एंड कोल लॉजिस्टिक पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ कोल गैसिफिकेशन। और ये किसके एक्ट के अंदर आता है? तो ये कोल एक्ट और MMDR और 100% FDI है। बस ये प्रीलिम्स के लिए काम का है, ये वाला मेंस के लिए काम का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है बेल इज़ रूल, जेल इज़ एक्सेप्शन। इसको आप यूज़ करोगे अपने मेंस में, ये लाइन को, बहुत अच्छी लाइन है। क्या बोल रहे हैं कि भाई कोई भी पर्सन हो, किसी भी एक्ट के अंदर आपने उसको पकड़ा है, उसको बेल मिलना ही चाहिए, क्योंकि बेल नहीं देना वायोलेशन है आर्टिकल 21 का। ठीक है, लीगल प्रोविजंस क्या क्या है बेल के? बेल मतलब तो पता होता है ना कि कोई बंदा अंदर है जेल में, तो उसको पार्ट टाइम आप छुट्टी दे सकते हो कि ठीक है आप बाहर घूम के आ जाओ, कुछ काम निपटा लो। टाइप्स होते हैं बेल के, इंटरिम बेल है, डिफ़ॉल्ट बेल है। छोड़िए हम कर ही लेंगे, बेल कर लेंगे, बेल की टाइप। ओके, वापस इधर आते हैं। लीगल प्रोविजंस क्या क्या है बेल के भाई? तो कोई भी ऑफेंस है वो बेलेबल ऑफेंस है। बेलेबल मतलब जिस ऑफेंस में बेल मिल सकती है। दूसरा ऑफेंस होता है नॉन बेलेबल, मतलब जिसमें नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो बेलेबल ऑफेंस है, उसमें 2 कंडीशन दे रखी है कि अगर जितना भी आपको सज़ा मिली है उसका आपने 1/2 काट लिया है तो आपको भी बेल मिल सकती है मैक्सिमम पीरियड का। साथ ही साथ अगर आप फर्स्ट ऑफेंडर मतलब पहली बार कोई क्राइम किया है और आपने 1/3 जो सज़ा थी वो काट ली है तो आपको बेल मिल सकती है। पर ये दोनों प्रोविजन बेलेबल ऑफेंस के लिए है, डू रिमेंबर। कौन से स्पेशल केसेस है? जो पॉस्को एक्ट है, फिर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, यहाँ पे थोड़ा चीज़ डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, कि बेल कैसे मिलेगी। कंसर्न्स क्या है बेल के भाई? डिनाइल के लिए कि भाई नहीं देना गलत बात है। ये प्रिजन स्टैटिस्टिक 2022 का कि भाई अंडर ट्रायल बहुत ही ज़्यादा है, मतलब जिसको अभी तक पता नहीं चला कि ये दोषी है या नहीं है, वैसे लोग हमारे प्रिजन में 75% के आसपास है। मतलब वो जेल में है बट वो फिक्स नहीं हुआ है कि ये दोषी है या नहीं है। इट्स ह्यूज और ये बहुत बुरी बात है। फिर क्राउडिंग ऑफ जेल हो रहा है, 131% है, मतलब 100 लोग जा सकते हैं जिस जेल के अंदर, वहाँ पे हमने 131 लोग भर के बैठे हैं। फिर वल्नरेबल सेक्शन है, क्योंकि जो भी अंदर है जेल में उसमें मोर देन 60% इलिटरेट है और एजुकेशन नहीं है, लेस देन 10 क्लास पढ़े हुए हैं। ह्यूमन राइट वायलेशन भी हो रहा है, वहाँ पे जो कंडीशन होती है वो बहुत ही अनहेल्दी होती है, ट्रीटमेंट बहुत इनइक्वल होती है, वहाँ पे मारपीट भी होती रहती है बहुत सारी। आपने मूवीज़ में बहुत कुछ देखा है, राइट? ज़रूरत नहीं है, तो ह्यूमन राइट वायलेशन होता है वहाँ पे। फिर मेजर क्या क्या हमने लिए हैं? तो प्ली बार्गेनिंग आप कर सकते हो कि भाई बेल दे दो, ऐसे सब प्री ट्रायल के लिए पहले ही कर सकते हो, आपको सज़ा हो उससे पहले भी और ट्रायल चल रहा हो तभी। फिर ई प्रिजन सॉफ्टवेयर की कौन कैसे जेल में है, क्या है, सब डेटा आप ऑनलाइन लेके आओ। फिर मॉडल प्रिजनर है हमारे पास, कैसे आप काम काज सब करोगे अंडर ट्रायल का। ओके, गाइडलाइंस दे रखी है। और मॉडल प्रिजन एक्ट है, यहाँ पे भी सेम है, रिहेबिलिटेशन ट्रांसफॉर्मेटिव सिस्टम आपको लेके आनी है, सिर्फ सज़ा काटने नहीं आया है उधर। ओके, इतना काफ़ी है। अभी हम देख लेते हैं जो मैंने आपको बोला कि भाई बेल के टाइप्स हैं, वो देखते हैं। सिर्फ एक ये रहा, ये देखिए। देखो वीडियो लंबा हो जाएगा बट इट्स फाइन, आपका पढ़ना ज़रूरी है, राइट? और वीडियो लंबा नहीं पसंद है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको छोटा करता हूँ। आप यार बताते नहीं हो तो मुझे पता नहीं चलता है और मैं अपने से ही चलता हूँ फिर। देखिए, एक होता है रेगुलर बेल, कि आपको सज़ा हुई है, आपने कोर्ट के सामने पिटीशन डाली और कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ भाई ठीक है। ये किसके सामने आप डालोगे? DM या कोर्ट के सामने डाल सकते हो, और ठीक है। फिर होता है एक डिफ़ॉल्ट बेल। डिफ़ॉल्ट बेल मतलब जैसे वो हमने वो देखा था ना कि समझ लीजिए कि कोई क्राइम बंदे ने कर लिया है और बंदा पुलिस को फाइल करनी होती है रिपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं चार्जशीट। ठीक है, कि इसके ऊपर कौन कौन से चार्जेस लगे हैं, कौन सी एक्ट के अंदर लगे हैं, वो सब। अगर क्राइम है वो 10 साल से कम वाला है, ठीक है, और 10 साल तक का है, तो चार्जशीट 90 डेज़ में देनी होती है। अगर नहीं दे पाती है तो उसको डिफॉल्ट मतलब ऑटोमेटिक बेल मिल जाएगी, क्योंकि चार्जशीट फाइल नहीं हुई। और समझ लीजिए ये लेस देन 10 ईयर्स का है तो चार्जशीट 60 डेज़ में फाइल करनी होती है, और नहीं कर पाए चार्जशीट फाइल तो ऑटोमेटिक बेल मिल जाएगी। ठीक है, 10 साल से ज़्यादा या 10 साल 90 डेज़, 10 साल से कम 60 डेज़, उसके बाद डिफ़ॉल्ट बेल है। फिर होता है एंटिसिपेटरी बेल। देखो नाम में क्या है, एंटीसिपेट, मतलब ये FIR आपके ऊपर हो या ना हो, आप एडवांस में ही कर सकते हो ये बेल फाइल। इसमें देखो क्या होता है कि समझ लीजिए कोई बहुत ही प्रेस्टीजियस पर्सन है, बहुत इज्जत वाला है, बहुत पैसे वाला है, कोई भी आप इंडिया का पर्सन समझ लीजिए, उसके सामने कोई केस फाइल होता है, तो हो समझ लीजिए कि इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके बहुत सारे शेयर मार्केट में शेयर है, उसके सामने केस फाइल होता है, वेदर वो दोषी है या नहीं है, इस न्यूज़ से ही पूरा स्टॉक मार्केट गिर जाएगा, उसके शेयर की वैल्यू गिर जाएगी, और फिर पता चलता है कि इसने तो दोष किया ही नहीं है।
बट ये जो वैल्यू का नुकसान हो गया उसका क्या। तो ऐसे पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा इज्जत वाले हैं, पैसे वाले हैं, उनके लिए एंटिसिपेटरी बेल होती है कि आप पहले ही वही फाइल कर दो, आपके ऊपर कोई एफआईआर नहीं लगी है उससे पहले भी आप एंटिसिपेटरी बेल डाल सकते हो। मतलब आपको ऑलरेडी पहले ही बेल मिल जाएगी, बाद में भी डाल सकते हैं ऑफकोर्स, पर ये पहले भी डाल सकते हैं। हाँ, इसमें भी एक्सेप्शन क्या है, जो रेप के केसेस है वहाँ पे आप नहीं डाल सकते, वैसे छोटे मोटे कुछ कुछ क्राइम्स है, पॉस्को जैसे हमने देखा था। ओके, फिर आती है एक इंटरिम बेल। अगेन नाम से ही पता चलता है इंटरिम, तो ये भाई कुछ छोटे टाइम के लिए बेल मिलती है, उसको हम इंटरिम बेल बोलते हैं। ठीक है, याद क्या रखना है कि इसका मेंशन सीआरपीसी के अंदर नहीं है। ओके, तो रेगुलर बेल, तो जैसे रेगुलर हम लेते हैं कोर्ट के सामने जाके बेल का पिटीशन डाले, डिफ़ॉल्ट बेल ऑटोमेटिक मिल जाएगी क्योंकि काम ही नहीं पड़ा। एंटिसिपेटरी बेल, एंटिसिपेट करने के लिए कोई भी आपके ऊपर चार्ज लग रहा है उसको। और इंटरिम बेल, तो भाई कुछ टाइम के लिए बेल दे देना, सम टाइम के लिए, कुछ अरेस्ट को पोज करवा देना कि भाई आज नहीं कल पकड़ लेना, तो वो हो गया बेल। ठीक है, एंटिसिपेटरी में भाई मैंने जैसे भी बताया रेप के ऊपर उधर नहीं लगता, पॉस्को में नहीं लगता, और ST SC में भी नहीं लगता, और इवन कोर्ट किसी में बता दे कि इसमें नहीं लगा तो उसमें भी नहीं लगेगा। ठीक है, दैट्स इट। चलिए आगे देखते हैं। एक सेकंड सर, आगे फिर है नीति आयोग ने भाई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसको और रिवैम्प करना है, उसके रिलेटेड बात की है। सबसे पहले सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या है, यहाँ पे देखो डेफिनेशन दे रखी है, वैसे मैंने 50 बार बताया फिर भी, कि ऐसी स्कीम जो सेंटर के द्वारा और स्टेट के द्वारा दोनों के द्वारा फंडेड होगा, परसेंटेज शेयर होगा, वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, इसको भाई इस जो पर्टिकुलर कोई स्कीम सेंटर के स्फीयर में आती है तो उधर बात बदल जाती है, एज पर बेजल कमेटी रिपोर्ट 1987। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो, बट इतना काम नहीं आएगी ये कमेटी, बट फिर भी याद रह जाती है तो वेल एंड गुड। ये परसेंटेज ऐसे अलग अलग शेयर होते हैं, 60-40 भी हो सकता है, ये सब बाकी ऐसे कैसे भी शेयर हो सकते हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जितनी भी टोटल सेंटर का बजट है उसमें से 10% के अराउंड सिर्फ इसी के लिए होता है। ओके, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड के साथ साथ दूसरी होती है सेंट्रल सेक्टर। सेक्टर में क्या होता है, 100% जो फंडिंग है वो सेंटर की होगी। और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में क्या है, तो जैसे ये है शेयरिंग होता है दोनों के बीच में, सेंटर एंड स्टेट के बीच में। ठीक है, रिवैम्प करने की क्यों ज़रूरत है भाई, रैशनलाइजेशन करना है। बहुत सारी स्कीम ऐसी है सालों से चल रही है और अभी भी चली रही है, कुछ उसमें से इतना आउटकम आ नहीं रहा है अच्छे से, इसलिए बोल रहे हैं कि सनसेट क्लॉज ठोको हर एक में कि भाई 5 साल के अंदर ये आपको काम करके देना है, नहीं कर रहे हो तो फिर ठीक नहीं होगा। तो ये सनसेट क्लॉज डालो, असेसमेंट करो उसका कि ये ठीक से काम कर रही है कि नहीं। फिर स्टेट ने भी कंसर्न्स रेज किए हैं कि भाई कभी कभी हमको पैसा टाइम से आता नहीं है, या फिर डिले आता है, डिले बहुत हो जाता है डिस्बर्समेंट में, तो हम काम ठीक से कर ही नहीं पाते, तो डेडलाइन कैसे मैच करेंगे। ओके, तो फिर से इसको ठीक करो। और देखो एक सब ग्रुप बना था चीफ मिनिस्टर, ये एक सब ग्रुप है, सब ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑन रैशनलाइजेशन ऑफ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, 2015 में उन्होंने कुछ कुछ रिकमेंडेशन दी थी, इसको आप याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है, आंसर राइटिंग में आपको ये मदद देगा कि प्रायोरिटी करो, प्रायोरिटी में रखो कि इस स्कीम को ज़्यादा हमें जल्दी में काम लेना है। जैसे कि पॉवर्टी एलिमिनेशन वाली काम हो तो वहाँ पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फिर कैटेगराइजेशन करो, एक कोर स्कीम करो, एक पेरिफेरल करो, ऑप्शनल करो कि ये स्कीम ज़्यादा ज़रूरी है, ये थोड़ी कम ज़रूरी है, तो उसमें फोकस रहे। फ्लेक्सिबिलिटी रखो अलोकेशन के अंदर, और मॉनिटरिंग भी करो, एवोल्यूशन भी करो कि कैसा काम चल रहा है। ओके, ये देखो पॉइंट जनरल है, बट आपको नाम ज़रूरी है याद रखना कि किसकी रिकमेंडेशन है, इसी से मार्क्स मिलते हैं। बाकी आप ऐसे ही लिख के आ जाओ ये पॉइंट को और ऊपर ये हेडिंग लिख के आ जाओ, बहुत फ़र्क है दोनों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा ये देख लीजिए कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो 9 के सेक्टर में डिवाइड है, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन एंड चाइल्ड, मेजर 9 ग्रुप है। ये जो एवोल्यूशन की बात थी ये किसने की थी, तो डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एवोल्यूशन ऑफिस ने बोली थी, जो कि अटैच ऑफिस है नीति आयोग की ही। ओके, फिर है 9th ऑस्ट्रेलियन मेरीटाइम सिक्योरिटी, 6th ऑस्ट्रेलिया मेरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग हुआ इंडिया वाला। क्या बात हो रही है, तो हमारी जो पार्टनरशिप थी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, उसको हमने एडवांस करके कर दिया है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ओके, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होता क्या है कि दोनों देश में बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, ट्रस्ट भी बिल्डअप हो गया है, दोनों जगह रूल ऑफ लॉ फॉलो हो रहा है, और शेयर्ड वैल्यू है, मतलब लाइक माइंडेड कंट्रीज एक जैसी है, और दोनों को एक दूसरे की बहुत ज़रूरत भी है।
तो ये हो गया। ओके, इंपॉर्टेंस क्यों है भाई इंडिया के साथ इंडिया ऑस्ट्रेलिया के ये पार्टनरशिप की? सबसे पहले मेरीटाइम कोऑपरेशन आ गया। हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों सपोर्ट करते हैं इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव को। साथ ही साथ दोनों ने लॉन्च भी किया है ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। फोकस क्या है? इंडो पैसिफिक में स्टेबिलिटी, पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। फिर इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, हमने रिसेंटली ही इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। इसके अंदर हम क्या बोलेंगे कि भाई 10 लाख जॉब क्रिएट होगी इंडिया के अंदर। साथ ही साथ जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाते हैं इंडियन लोग जॉब करने के लिए, वो भी मैकेनिज्म और इजी कर दिया जाएगा। फिर डिफेंस कॉपरेशन में भी हम पार्टनर हैं, जैसे ऑस्ट्रो हिंद हमारी एक्सरसाइज है। फिर म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट है। लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट क्या होता है? समझ लीजिए हमारी शिप ऑस्ट्रेलिया से गुजर रही है यहाँ से, और फ्यूल ख़त्म हो गया, तो ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे आप रेस्ट करो और फ्यूल भरवा लो, तो ये हो गया लॉजिस्टिक सपोर्ट। वैसे बहुत कुछ हो सकता है। फिर रीजनल मल्टीलैटरल कोऑपरेशन, तो हम बहुत सारे ग्रुप के साथ दोनों मेंबर हैं, जैसे कॉर्ड के मेंबर हैं, G20, WTO, एशियान, इंडियन ओशन रिम, ARC। ओके, ठीक है, इतना ही था। फिर दोनों कन्वेंशन को सपोर्ट करते हैं, इंटरनेशनल टेररिज्म वाले। ओके, नॉर्मल बातें हैं, इतना काम का नहीं है, बट आपको ये सब याद होना चाहिए। मेंस में आपको क्वेश्चन आता है तो ये लिखना पड़ेगा, और देखो कायदे से ये सब याद रह जाएगा आपको। इतनी बार रिपीट होता जाएगा ना करंट अफेयर में, तो आपको ऑटोमेटिक याद रह जाने वाला है। ठीक है, चलिए अभी सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है इस पूरे दिन का। ये सब तो ठीक थे, अभी ये सबसे इम्पॉर्टेंट है 25th एडिशन ऑफ वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2023 रिपोर्ट। ये मॉस्पी का डेटा रिलीज हुआ, स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। पॉपुलेशन के बारे में सबसे पहले बात बताई है, फाइंडिंग्स है। तो बोला है कि 2036 तक अपनी पॉपुलेशन 152 करोड़ जितनी हो जाएगी, जिसमें से फीमेल परसेंटेज 48.8 होगा, मतलब अराउंड 50% है। ये भी 2011 से कंपेयर में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, पहले 48.5 था, अभी 0.8 हो गया है। फिर जो सेक्स रेशियो है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा 2023 तक, 952 हो जाएगा, जो कि 2011 में 943 था। फिर जो परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा, वो हो जाएगा 65% के आसपास। ठीक है, ये सब डेटा आपको याद रखना है, बहुत ज़रूरी है, आपको कभी भी एग्जाम में काम आ सकता है और कहीं भी काम आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हेल्थ के बारे में क्या बोला है? तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बढ़ चुकी है। मेल्स की 68 से बढ़कर 71 तक, और जो 70 फीमेल्स की 71 से बढ़कर 74 तक। याद यही रखना है आपको। फिर एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे आता है हर साल, उसमें क्या बोला है? तो वो भी मेल का बढ़कर 78% हो चुका है और फीमेल का 37%। ओके, 78 और 37 परसेंटेज का इसमें नहीं होता है। फिर अदर्स में क्या बोलते हैं? वो वुमेन का टर्नआउट है, वोटर टर्नआउट, वो 67% हो गया है, जो कि मेन से भी ज़्यादा है। और 47% स्टार्टअप जो भी हैं वो वुमेन के द्वारा लेड होते हैं। ओके, ये आपको वुमेन में भी काम आएगा, सोसाइटी में, पॉलिसी में, पॉलिटी में, गवर्नेंस में, हर जगह ये आर्टिकल काम आएगा, इसको सेव कर लेना। चलिए अभी शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं। कोई छूट नहीं गया ना यार, काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गया। ओके, सही है। सबसे पहला है एक्सरसाइज तरंग शक्ति। ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, मतलब बहुत सारे देश, अराउंड 30 देश शामिल हुए हैं इसके अंदर। और ये पहली एक्सरसाइज है, फर्स्ट मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है IAF की, इंडियन एयरफोर्स की। इससे पहले हमारा मिलान चलता है, वो नेवी का है, इसमें भी ये भी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। ओके, दैट्स इट। फिर है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज। ये साइबर अटैक है, टाइप ऑफ साइबर अटैक है। इसमें क्या करते हैं कि समझ लीजिए, आपको अगर पता हो तो कोई भी वेबसाइट पे अचानक से बहुत सारा ट्रैफिक बढ़ जाए, मतलब बहुत सारे लोग एक साथ उसको एक्सेस करने की ट्राई करें, तो वेबसाइट फ्रीज हो जाती है, राइट, चिपकने लगती है, चलती नहीं है ठीक से। तो यही सिस्टम का, यही लोग करते हैं आर्टिफिशियली, मतलब साइबर अटैकर्स यही करते हैं, जानबूझ के इतना ट्रैफिक क्रिएट कर देते हैं कि वो वेबसाइट चले ही नहीं। ये डुप्लीकेट ट्रैफिक होता है, ठीक है, ओरिजिनल पीपल कोई होते नहीं है, बट ऐसा वो वेबसाइट बंद हो जाए इसके लिए करते हैं कि वेबसाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाए, कि इतना सारा ट्रैफिक पैदा कर दो कि वेबसाइट चल ही ना पाए। तो यही है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज, कि इससे आप सर्विस ले ही नहीं पाओगे इस वेबसाइट की।
बस इतना ही काम का है हमारा। इससे क्या होता है, तो कंप्यूटर सर्विसेज कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आ जाता है। चलिए, फिर है ब्लास्ट वाटर। देखो ब्लास्ट वाटर क्या है, तो शिप जो होती है वो अपना बैलेंस बरकरार रखने के लिए, स्टेबिलिटी रखने के लिए पानी के ऊपर उसके अंदर थोड़ा सा पानी भर लेती है ताकि वेट ऐसे मेंटेन हो जाए ना। देखो क्या होता है कि ये समझ लीजिए ये शिप है, इस शिप का जो निचला हिस्सा होता है ऐसे हो सकता है, या फिर इस एरिया में हो सकता है, या फिर इस एरिया में, कैसे भी, तो वेट मेंटेन हो जाए। एक बाजू कोई समझ लीजिए यहाँ पे ज़्यादातर वेट है तो इस बाजू नीचे झुक ना जाए, इसके लिए यहाँ पे वो पानी भर देंगे, ठीक है, ताकि मेंटेन हो जाए, राइट। तो वो वेट मेंटेन करने के लिए पानी भर लेते हैं शिप के अंदर, और फिर जब वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है तब पानी छोड़ देते हैं। दैट्स इट, सिंपल मैकेनिज्म। बट इससे हो क्या रहा है, इससे इन्वेजिव स्पीशीज़ एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जा रही है। कैसे पहुंचेगी, समझ लीजिए ये शिप अमेरिका से निकल रही है, और यहाँ पे जब उन्होंने ऐसा लगा कि वेट मेजर करना है तो यहाँ पे उन लोगों ने पानी भर लिया, इसके अंदर भर लिया, और ये पानी भरते हुए यहाँ पे थी एक छोटी सी फिश, वो भी इसके अंदर आ गई। अभी ये इंडिया पे पहुँच गए वापस, और जब इंडिया पे पहुँचे तब इसने सारा पानी निकाल दिया, और अभी ये फिश थी छोटी सी, वो यहाँ पे निकल गई। अभी ये हो गई इन्वेजिव स्पीशीज़। कैसे, क्योंकि ये नेटिव तो इंडिया की है नहीं, और है नेटिव अमेरिका की, बट पहुँच गई यहाँ पे, तो ये यहाँ का हैबिटेट होता है उसको डिस्ट्रक्ट कर देती है। अब ये मैंने सिर्फ फिश का एग्जांपल लिया है, ऐसी बहुत सारी स्पीशीज़ आ सकती है, ठीक है, कोई प्लांट स्पीशीज़ भी आ सकती है, कोई ऐसी वैसी भी। हमारे यहाँ पे बहुत सारी इसी तरीके से आई है, जैसे कि लांटना कमारा है, फिर है अफ्रीकन कैटफिश, ये सब इन्वेजिव स्पीशीज। देखो सबसे पहले होता है एलियन स्पीशीज़। एलियन स्पीशीज़ मतलब जो एलियन है, जो बाहर की है, ठीक है। अभी ये एलियन स्पीशीज़ हमारी जो नेटिव स्पीशीज़ है इंडिया की, उनका एरिया खा जाए और खुद ग्रो होने लगे तो वो होता है इन्वेजिव, ठीक है, कि इन्वेजन कर दिया। ओके, अब ये जो लांटना कमारा है ना, वो यही करती है, ये श्रब है लांटना कमारा, ये हमारे यहाँ की जो स्पीशीज़ होती है, जो झाड़ पौधे होते हैं, उसका एरिया खुद खा जाती है और खुद उगने लगती है, क्योंकि उनका तो एनवायरनमेंट मस्त चल रहा है। तो हमारे यहाँ की स्पीशीज़ कम होने लगती है और ये लांटना कमारा बढ़ने लगती है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़, IAS, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़, ठीक है। इसको हम कंट्रोल कौन से कन्वेंशन से जो करते हैं, तो BWM कन्वेंशन, कन्वेंशन फॉर कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ फिश ब्लास्ट वाटर सेडिमेंट्स 2004, दैट्स इट। देखो ये काम कहाँ पे आ सकता है, तो देखो डायरेक्टली तो कहीं पे भी काम ना आ सके, प्रीलिम्स में भी ना पूछा जा सके, मेंस में भी, इनडायरेक्टली आप इस कन्वेंशन को यूज़ कर सकते हो कि हम एनवायरनमेंट के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं। चलिए, फिर है फ्लड वॉच मैनेजमेंट। तो पूरे इंडिया में जहाँ पे भी फ्लड आती रहती है उसके लिए हमने एक एप्लीकेशन बना दी है फ्लड वॉच, कि आपके एरिया में अगर फ्लड आने वाला है तो आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है, आपको उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये अप टू 7 डेज़ तक इन्फॉर्मेशन देते हैं। और कौन से डेटा का यूज़ करते हैं, तो सैटेलाइट का यूज़ करते हैं, मैथमेटिक्स लगाते हैं और मॉनिटरिंग भी करते हैं। इसका वर्जन 2.0 आ चुका है, जहाँ पे इन्होंने फ्लड मॉनिटरिंग के स्टेशन और बढ़ा दिए हैं और रिजर्वायर्स भी बढ़ा दिए हैं। इसको कौन बनाया था, तो सेंट्रल वाटर कमीशन बनाए थे, और ये प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन है कि वाटर रिसोर्स के बारे में सब देखने वाली, ठीक है। आपको अगर चेक करना हो तो डाउनलोड कीजिए, ऐसी सब ऐप होती है जो गवर्नमेंट की, वो एक बार डाउनलोड कर ही लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैकेनिज्म क्या है, किसने बनाया, क्या क्या चलता है। तो उससे अगर क्वेश्चन आता है देयर इज़ नो चांस कि आप गलत करोगे। चलिए, फिर है गौरव। ये बॉम्ब है, एक ग्लाइड बॉम्ब है, जैसे मिसाइल चलती है उसी तरीके से ये बॉम्ब चलेगा। आप इसको बस एक बार छोड़ो, वो अपने आप ऐसे, जैसे यहाँ से प्लेन उड़ रहा है, यहाँ से ये बॉम्ब ने छोड़ा तो ये बॉम्ब ग्लाइड करेगा। मतलब ग्लाइड करना होता है ना, उड़ना, ज़मीन से हल्का सा ऊपर उड़ना, वो ग्लाइड करना होता है। तो ये ग्लाइड करते हुए आपका जो भी यहाँ पे समझ लो ये टारगेट है, तो यहाँ तक पहुँचेगा फिर फूट जाएगा, ठीक है। तो ग्लाइड बॉम्ब है ये, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब। ये 1000 किलो तक का अपने अंदर माल सामान भर के फूट सकता है। ओके, ये किसने बनाया है, तो ये बनाया है रिसर्च सेंटर ऑफ इमिरेट, RCE हैदराबाद में, RCI हैदराबाद में। ये किसके अंदर भाई काम आएगा हमें, तो डेफिनेटली वॉरफेयर के अंदर काम आएगा। इसको ये कौन सा डेटा यूज़ करेगा, तो इंडियन नेविगेशन सिस्टम का और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का। दैट्स इट। DRDO ने रिसेंटली इसका भी टेस्ट कर लिया है, गौरव बॉम्ब, ठीक है। फिर है फॉरएवर केमिकल्स। फॉरएवर केमिकल मतलब ऐसे केमिकल
जो हज़ारों सालों तक ख़त्म ही नहीं होने वाले हैं। आप भी इसको यूज़ करो। ये शायद 2024 का क्वेश्चन भी है, ये फॉरएवर केमिकल्स से लेकर क्वेश्चन भी आया हुआ है। ये PFAS का क्वेश्चन ही था। देख लीजिए क्या होता है। आपके घर में नॉन स्टिक बर्तन होंगे, राइट, फिर साबुन बाबुन होंगे, इन सब के अंदर ये केमिकल डाला जाता है। अभी ये केमिकल एक बार यूज़ किया ना तो हज़ारों सालों तक एनवायरनमेंट में रहता है, ख़त्म ही नहीं होता, इसलिए इसको हम फॉरएवर केमिकल बोलते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो पॉलीफ्लोरो अल्कलिन सब्सटेंसेस है। ओके, ये हमें क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है, तो हमारा लीवर ख़राब हो सकता है, फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट हो सकता है, इवन कैंसर भी हो सकता है। ओके ओके, नॉर्मल बात है, ये सारे केमिकल से यही होता है, ठीक है। फिर है मैन पैड के जैसा है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। सेम ये क्या करते हैं, देखो ये कोई पर्सन खड़ा है, समझ लीजिए, ये अपने शोल्डर पे रखेगा, ऐसा एक बड़ा सा होता है छोटा सा मिसाइल जैसा, और ये इससे मिसाइल लॉन्च हो पाएगी। आपने अगर मूवीज़ में देखा है तो बहुत सारी मूवीज़ में ये दिखता है। हमारे यहाँ भी कौन सी मूवीज़ में, समझ लीजिए ये आपने इसमें देखा हो, भुज मूवी में, भुज मूवी आई थी, वो एयरफोर्स के ऊपर ही थी। वहाँ पे अजय देवगन वो यूज़ करते होते हैं, अपने कंधे पे रखना है और छोड़ देना है। फिर आप अगर गेम खेले हो तो वहाँ पे भी आती है बजूका, ऐसा सब होता है। तो शोल्डर लॉन्च्ड होते हैं और फिर निशाना लेना है आपको, मिसाइल फिर छोड़ देनी है, दैट्स इट। ये आप किधर भी यूज़ कर सकते हो, कैसे भी यूज़ कर सकते हो, और ये डे एंड नाइट दोनों में यूज़ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रारेड सेंसर होते हैं और एवियोनिक्स भी होता है इंटीग्रेटेड। दैट्स इट। किसने भाई सक्सेसफुली ट्रायल किया है, तो DRDO ने किया है, नॉर्मल बात है। चलिए, फिर है जियो पारसी स्कीम। हो क्या रहा है कि थोड़े सालों से पारसी की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है, लगातार कम होती जा रही है। तो इसीलिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन किया है कि भाई कि जो पारसी कम्युनिटी है उसको कोई भी असिस्टेंस चाहिए, वेदर इट इज़ फाइनेंशियल, सोशल, तो वो मिल जाएगा। और पारसी की पॉपुलेशन की जो रिवर्सिंग ट्रेंड है उसको हमें हटाना है, उसको हमें अच्छा करना है, ठीक है। इसका मेन कंपोनेंट है मेडिकल, हेल्थ एंड एडवोकेसी। ये कौन लेके आया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, क्योंकि पारसीज आर माइनॉरिटी इन इंडिया। ओके, चलिए, उसके लिए क्या स्कीम है, तो जियो पारसी स्कीम। ओके, इसमें हम DBT देते हैं। DBT मतलब क्या होता है, डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा। चलिए, फिर है मैडम भिखाजी कामा के ऊपर न्यूज़, ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा। आप इनको पहचानती हो डेफिनेटली, इनकी डेथ एनिवर्सरी 13 अगस्त, इसलिए न्यूज़ में थे। ये नवसारी डिस्ट्रिक्ट गुजरात में इनका बॉर्न हुआ था, और इनको मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, तो इन्होंने पेरिस एडिशन ऑफ वंदे मातरम को शुरू किया था, और पेरिस इंडियन सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया था, और जिनको हम भारत मंडल भी बोलते हैं, पेरिस इंडियन सोसाइटी, भारत मंडल। और उन्होंने पहली बार होस्ट किया था इंडियन फ्लैग को फॉरेन टेरिटरी में, स्टटगर्ट जर्मनी में, ठीक है। इसको डिज़ाइन किसने किया था यह फ्लैग को, तो मैडम भिखाजी कामा ने और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, ठीक है। नॉर्मल बात है। इसके ये भिखाजी कामा के बारे में ना हम और देख लेते हैं, मेरे पास नोट्स में पढ़ा ही हुआ है ये रहा, ये देख लीजिए। 61 में इनका बॉर्न हुआ था और 1936 में डेथ हो गई थी। ये गुजराती फैमिली से बिलोंग करते थे। फिर डायरेक्ट काम का, फिर इनकी शादी हुई थी एक ब्रिटिश लॉयर से, रुस्तम कामा से, बट ये थी चैरिटी वाली, अच्छे सोशल काम करने वाली, जबकि वो लॉयर थे, वो ब्रिटिशर्स थे, उन्हें कुछ खास पड़ी नहीं थी, तो ऑपोजिट व्यू थे। इन्होंने प्लेग आया था इंडिया में, उनके लिए काफ़ी अच्छा काम किया था, और इनको इफेक्ट भी हो गया था प्लेग, ये उनसे इफेक्ट हो गए थे। फिर ये विदेश चले गए थे ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, नॉर्मल बात। फिर ये ब्रिटिश गए, ब्रिटिश में उन्होंने काम किया। फिर जो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, उन्होंने इंडिया हाउस एंड इंडियन होम रूल सोसाइटी चलाई। उन्होंने भी ये सेटअप करने में मैडम भिखाजी का नाम है, श्यामजी कृष्ण वर्मा की हेल्प की थी। फिर ये फ्रांस गए, फ्रांस जाके उन्होंने पेरिस इंडिया सोसाइटी चालू कर दी, जो कि एक ब्रांच थी इंडिया हाउस की, ठीक है। इंडिया होम रूल लीग जो अपने बनाई थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, उनकी। तो याद रखना, पेरिस इंडिया सोसाइटी, जिसको हम भारत मंडल भी बोलते हैं, वहाँ पे हमने अभी भी पढ़ा ना, ठीक है, भारत मंडल, भारत मंडल। फिर आगे देखते हैं, तो इन्होंने वंदे मातरम भी शुरू किया था, और मदांस तलवार भी शुरू किया। यहाँ पे मदांस है एक्चुअली, मदांस तलवार भी शुरू किया था। ये मदन लाल धिंगरा जो थे, उन्होंने उधर असैसिनेशन कर दिया था, उनके रिलेटेड मदांस तलवार इन्होंने शुरू की थी। फिर जो वीर सावरकर थे, उनकी भी सहायता के लिए ये काफ़ी, आपने अगर मूवी देखी है
स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर अभी अभी आई, तो आपको इनका रोल डेफिनेटली ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। हिस्टोरिक मूवी देखा कीजिए, वो बहुत काम की है, आपको एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई होगी। फिर इन्होंने इंडिपेंडेंस एट इंडिया, सॉरी, इन्होंने जो फ्लैग अनफ्लोर किया था एट इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस, जो मीटिंग हुई थी वहाँ पे स्टर्टगढ़ में, ठीक है। ये जो कामा थी वो सोशलिस्ट थे, और जो लेनिन है, लेनिन, वो भी इनके काफ़ी अच्छे दोस्त थे। जब ब्रिटिशर्स ने उन्होंने बोल दिया था कि इंडिया आप नहीं आ सकते, तो लेनिन ने बोला था कि आप यहाँ पे आ जाइए, हम आपको साथ हैं। और इवन लेनिन को जब ज़रूरत थी तब मैडम भिखाजी कामा ने इनकी हेल्प की थी और उनको शेल्टर दिया था, ठीक है। फिर ये जो फ्लैग था ये होस्ट किया था, ये ऊपर ग्रीन, येलो और रेड, ये ब्लैक के अक्षरों में लिखा हुआ था, वंदे मातरम वाला, ब्लैक या ब्लू में। फिर इंदुलाल याग्निक थे, वही ये फ्लैग इंडिया लेके आए थे। और फिर अभी ये फ्लैग कहाँ पे है, तो मराठा लाइब्रेरी पुणे में ये फ्लैग है, ठीक है। और इनको मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। इतना ही है हमारे काम का। ये बहुत ही पुराना, जब मैंने शुरू किया था ना पढ़ना, ये तब के नोट्स हैं। चलिए इतना ही था काम का। अगेन आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और मैं कोशिश करूँगा कि यार वीडियो ज़्यादा बना पाऊँ मैं, पर शोर के चलते बना नहीं पाता हूँ, इतना शोर होता है आजू बाजू की, बना नहीं पाता, बट ठीक है, हम कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ। सुनने के लिए आपका शुक्रिया, और पसंद आ रहा है तो आप लाइक शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मज़ा आए भाई कि वीडियो इतना अच्छा चल रहा है तो और अच्छे से बना पाएँ और ज़्यादा वीडियो बनाएं। बाकी ठीक है, इट्स फाइन, आई एम नॉट ग्रीडी ऑफ इट। इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।